विद्या वॉरियर्स में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वह है समास। आज हम समास पर विचार करेंगे। ये बहुत सरल चीज़ है, आसान चीज़ है बेटा। ये कोई हवा नहीं है जिस तरह से मैं देखता हूँ कि लोग इसे सिरदर्द सा बना लेते हैं। आप समास का प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं, बस उनका लक्षण आपको पहचान लेना है, समझ लेना है। बस आप हमारे साथ चलते रहिए और आज समास इस तरह से पढ़िए कि आप पढ़ाने लायक हो जाइए। ठीक रहेगा ना? आइए देखते हैं। सबसे पहले समास का हम अर्थ समझ लेते हैं। एक संधि भी होता है, संधि समास अक्सर व्याकरण में लोग कहते रहते हैं। संधि भी जब पढ़ाऊंगा तो इन दोनों में अंतर भी स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन अभी हम समास समझते हैं। पहले हम समास समझ लें इस शब्द को। समास शब्द दरअसल दो शब्दों से मिलकर के बना है। सम, यहां ध्यान देना बेटा, यह संस्कृत का उपसर्ग है। सम, धन, आस, यह भी संस्कृत शब्द है। सम, धन, आस। अब यह हलंत जो है यह हट जाएगा जब आ जुड़ जाएगा, इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो यह समास बन जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सम उपसर्ग जहां लगता है उसका अर्थ निकलता है भली प्रकार, अच्छी तरह। जैसे संतोष, समधनतोष, जो सम्यक रूप से भली प्रकार संतुष्ट हो। सम जहां लगे यानी सम्यक रूप से, अच्छी तरह से, भली प्रकार से। तो सम का अर्थ हुआ अच्छी तरह या सम्यक रूप से, और आस का मतलब होता है बैठाना। सम, आस, अच्छी तरह से बैठाना। किसको बैठाना? शब्दों को, पदों को। जब शब्दों पदों को अच्छी तरह से बैठाया जाता है तो वहीं समास होता है। अब क्या है अच्छी तरह से बैठाना? जैसे आप व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं, समास का खूब धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। आपको राजा का पुत्र कहना हो तो आप कह देते हैं राजपुत्र। आपने राज और पुत्र को बैठाया और का जो बीच में था उसको गायब कर दिया। देव का आलय है, देवताओं का आलय है, आप कह देते हैं देवालय। हिमालय है, हिम का आलय है, आप कह देते हैं हिमालय। तो हम ला करके उनको बैठा दिए अच्छी तरह से। तो इसमें हमने जो उदाहरण दिया इसमें का आया केवल। अब जैसे माता और पिता, तो माता पिता बैठा दिए एक साथ। अब क्या अच्छी तरह से बैठाना हुआ? इसमें और गायब हो गया। अब आइए हम शुरुआत करते हैं। अब इसे परिभाषित किस प्रकार करें? तो आपने देखा जैसे हमने दो टाइप के उदाहरण लिया कि एक का हटाया इसमें, एक में और हटाया। तो जैसे का जो है वो कारक चिन्ह है। इसी तरह से आप और भी उदाहरण समझेंगे। तो जैसे हो गया अश्वपतित, घोड़े से गिरा हुआ, इसमें से हटा दिया गया अश्वापतित। तो जो कारक चिन्ह है या जो संयोजक चिन्ह है, परसर्ग है, इनको हटा करके एक संक्षिप्त पद बना लिया जाता है। भली प्रकार उन शब्दों को बैठा लिया जाता है। इसी क्रिया को समास कहते हैं। तो इस क्रिया में हो क्या रहा है? पद छोटे हो जा रहे हैं। तो आइए अब परिभाषित करते हुए आगे बढ़ते हैं। समास। अब समास का अर्थ हुआ संक्षेपीकरण। अब समास का जो अर्थ होगा यहां लिख दे रहे हैं, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं।
इसमें दो पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होंगे या जो संयोजक चिन्ह होंगे आदि को हटा करके एक संक्षिप्त पद बना दिया जाता है। तो जब एक से अधिक पदों को मिलाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो इस क्रिया को संक्षेपीकरण या समास कहते हैं। बहुत सरल चीज है। अब आप आगे बढ़ें। इसको आशा है कि विधिवत आप समझ गए कि समास है क्या। देखिए, संक्षेप तो थोड़ा सा संधि में भी हो जाता है, लेकिन उसमें पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण मिलता है। लेकिन यहां कारक चिन्ह संयोजक चिन्ह हट रहे हैं। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे राजा का पुत्र, अब इसको आपने क्या कह दिया, राजपुत्र। राजपुत्र। इसी तरह से जैसे हिमालय, अब यहाँ देखिए संधि भी हो रहा है, लेकिन आप संधि पे मत जाइए। तो हो गया हिम का आलय। हिम का आलय, हिमालय। यहां हम समास कर रहे हैं, यहां हम समास कर रहे हैं और इस पद को समस्त पद कहेंगे। यानी राजपुत्र हुआ समस्त पद, यह भी हुआ समस्त पद, और इसी को जब हम इस रूप में लिखें तो इसको कहा जाता है समास विग्रह। और इसको सामासिक पद या समस्त पद, इसे सामासिक पद भी कह सकते हैं या कहते हैं। सामासिक पद, सामासिक पद। तो यह सामासिक पद जब अपने पूर्ण रूप में कारक और जो संयोजक चिन्ह आदि है उनके प्रयोग के साथ रखा जाता है तो इसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह, इसे समास विग्रह कहते हैं। तो ये समास विग्रह के पद हुए। इसको हम थोड़ा सा अलग से स्पष्ट करके आपको दिखा दें, दो कॉलम बना करके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये समस्त पद और यहां लिख देते हैं समास विग्रह। उदाहरण और भी टाइप के आप ले सकते हैं कोई। जैसे हम ले लेते हैं यथाशीघ्र या यथाक्रम। चलिए इसी को ले लेते हैं, यथाक्रम। अब यथाक्रम ये समस्त पद हुआ, और समास विग्रह जब आप करेंगे तो आप इसे कहेंगे क्रम के अनुसार। आप देखिए कि किस तरह से इसको एक छोटा पद बना करके यहां बोला गया था। यह समस्त पद हुआ, यह समास विग्रह हुआ। इसी तरह से आप अगर लेते हैं राजपुत्र को, तो राजपुत्र समस्त पद हुआ और समास विग्रह हुआ राजा का पुत्र। बस आप अभी इसी तरह से समझिए, बाकी तो जब प्रकार आपको बताया जाएगा तो उसमें समस्त पद और समास विग्रह बहुत सारे बताए जाएंगे, तब आप बात को समझेंगे। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। समधन आस शब्द से बना हुआ है, यानी शब्दों को भली प्रकार बैठाना। अर्थात जब एक से अधिक पद या शब्द अपनी क्रिया और संयोजक आदि, जो संयोजक चिन्ह है आदि को छोड़ करके
एक छोटा पद बनाते हैं, संक्षिप्त पद बनाते हैं, तो इस क्रिया को संक्षेपीकरण या समास कहते हैं। जब क्रिया और विभक्ति के को छोड़ करके जो पद बनता है विभक्त कारक, हालांकि विभक्ति संस्कृत शब्दों में बेटा विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं बार बार उस शब्द को कह दे रहा हूँ, संस्कृत व्याकरण में आता है यह। तो जब कारक और संयोजक चिन्हों को छोड़ करके छोटा पद बनाते हैं तो उसे समस्त पद कहते हैं। और जब उनको पूर्व रूप में लिख दिया जाए, जब कारक चिन्ह और संयोजक चिन्ह आ जाए, जैसे माता पिता, अब इसमें आप देखेंगे कि इस अगर समास विग्रह करें तो माता और पिता बनेगा, तो संयोजक चिन्ह छोड़ देते हैं या जो कारक होते हैं उनको छोड़ करके संक्षिप्त पद बनाते हैं, तो वही संक्षेपीकरण या समास कहलाता है। और जो संक्षिप्त पद बनेगा वह समस्त पद है। और जब फिर उनको पूर्व रूप में अर्थात कारक चिन्हों और संयोजन चिन्हों के साथ रखा जाएगा, तब उन्हें समास विग्रह कहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समास के प्रकार या भेद पर चर्चा करेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात हम समझ लें कि अगर दो पद मिलकर के समास बना रहे हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं राजपुत्र, यह समस्त पद बना रहे हैं, तो इसमें जो पहला पद होगा इसे हम पूर्व पद कहेंगे, पूर्व पद, और इसको हम दूसरे वाले को उत्तर पद कहेंगे। ये तो छोटी सी बात है, इसको आप समझ रहे होंगे। यह पूर्व पद है, यह उत्तर पद है। अब पूर्व पद में यहाँ राज लिखा हुआ है, मतलब राजा का पुत्र, तो राजा होगा, तो पूर्व पद और यह उत्तर पद। अब पूर्व पद जो यहाँ राजा होगा यानी राजा, और उत्तर पद तो पुत्र है ही। यहाँ यह ध्यान देना है बेटा, जो समास का प्रकार बताया गया है, मूल बात बता रहा हूं, रटने की कोई बात नहीं है, समझने की कोई बात, समझने की बात है। जो भी है वो समझना है। रट करके आप सिरदर्द पालते हैं, केवल आपको लगता है कि आपको आ रहा है, दरअसल बेटा होता क्या है, रटी हुई चीजें कभी भी अस्थाई ज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाती हैं, होते भी हैं तो बहुत मेहनत के बाद। और चीजें अगर आप समझ करके चलते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि समझने में बड़ी दिक्कत आ रही है हमको, शायद मैं तैयार नहीं कर पाऊंगा, वो आपका भ्रम है। 5 बार रटने से अच्छा होता है एक बार समझ करके चीज़ों को चलना। फिर दूसरी बार जैसे ही आप पढ़ते हैं, आप उसके पंडित बन जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं उसमें। समझ, अब फिर यह समझ विकसित करने की आदत हर जगह जब चलती रहती है तो कुछ समय के उपरांत आप में समझ की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। तो आप समझने की आदत डालिए। अब जो समास का प्रकार बताया गया है वह इस आधार पे बताया गया है कि ये जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं, इसमें प्रधानता किसकी है, कौन प्रधान है, प्रधानता के आधार पर विभाजन किया जाएगा। आइए हम इसको समझते हैं। तो इस आधार पर समास के प्रकार अगर हम प्रधानता के आधार पर समझें तो थोड़ा सा तार्किक चीज है कि एक तरफ राजा है, एक तरफ पुत्र, यानी 2 पद अगर हैं तो प्रधानता की जब लड़ाई होगी तो कितनी संभावनाएं बनेंगी। जरा आप सोचिए कि ये या तो पूर्व पद प्रधान हो, बात राजा और पुत्र की नहीं है, बात 2 पदों की है, या तो पूर्व पद प्रधान है या तो उत्तर पद प्रधान है। कितनी संभावनाएं हुई? 2। अब तीसरी संभावना
तीसरी संभावना कि या तो दोनों पद प्रधान हैं, और चौथी संभावना या तो कोई पद प्रधान नहीं है। इसके अलावा कौन सी संभावना बनती है? तो अब इस आधार पर अगर हम विभाजन करें तो आप देखेंगे इसी आधार पर विभाजन होगा बेटा। अगर अब हम पहला लेते हैं तो चलते हैं प्रकार के बारे में, इस आधार पर बात करते हैं, प्रधानता के आधार पर। तो पहला जो है वह अव्ययी भाव समास। अभी हम केवल प्रकार पर बात कर रहे हैं। अब अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा वाला पद। तो संभावनाएं हो गई, एक में पहला पद प्रधान हुआ और दूसरे वाले में दूसरा पद प्रधान हुआ। अब तीसरा में या तो दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे। तो तीसरे में हम लेते हैं जब दोनों पद प्रधान होंगे तो उसको कहा जाएगा द्वंद्व समास। वैसे बेटा यहाँ थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं कि मूलतः 4 प्रकार होते हैं, फिर उनको 6 प्रकार में बांटा जाता है। तो मैं यहाँ पहले 6 को लिख दे रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ आपको। तो तत्पुरुष समास के बाद अब तीसरे नंबर पर हम कर्मधारय लेते हैं। कर्मधारय समास, और चौथे नंबर पर द्विगु समास। द्विगु अब यहां आप ध्यान दीजिए कि तत्पुरुष समास के ही लक्षण इसमें पाए जाते हैं। अब तत्पुरुष समास के लक्षण पाए जाने के कारण ये जो दोनों हैं ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। मतलब ये मिलाकर के हम चाहें तो एक बना सकते हैं, यानी इसको हम दूसरा नंबर बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तत्पुरुष के ही ये 2 भेद होते हैं, यानी ये पूरा मिलकर के भी 2 ही हुआ। अब जब हम समास के बारे में एक एक करके बात करेंगे तब हम बताएंगे कैसे लक्षण मिल रहा है इनका, लेकिन कुल प्रकार 6 हो जाता है। 2 ये और अब 5वां, तो 1 2 3 4 हो गया। अब 5वां द्वंद्व। अब द्वंद्व समास में आप ध्यान दीजिए कि अब अगली संभावना बन रही है। इसमें पूर्व पद प्रधान हुआ, इसमें उत्तर पद प्रधान हुआ दूसरा वाला। अब इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। और 6वां अव्रीहि, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। आशा है बेटा अच्छी तरह से समझ रहे हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला पद प्रधान हो वह व्ययी भाव समास है, दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष है। तत्पुरुष के ही 2 और भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो उनको भी अगर शामिल कर लें तो ये 4 हो गए। फिर संभावना बनती है कि दोनों पद प्रधान हो, तो द्वंद्व समास में होता है कोई पद प्रधान न हो, बहुव्रीहि समास। 4 समास से 6 समास बन गए, 4 संभावनाओं से 6 समास बन गया। इस तरह से आशा है कि इस बात को आपने समझा।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक जिन 6 समासों को हमने समास के जिन 6 भेदों को हमने बताया। अब कुछ लोगों को हो सकता है, कहते हैं रटने में दिक्कत होती है, क्रम याद नहीं रहता, तो क्रम याद करना उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। तो अगर रटने में दिक्कत हो रही है तो एक तरीका हल्का सा मैं दे रहा हूँ, इससे आप रट सकते हैं ट्रिक से। इसको आप ऐसे रटिए, थोड़ा क्रम बिगड़ जाएगा इसमें। अब तक ददा कह लीजिए। अब तक ददा तो याद रहेगा, लेकिन यहाँ संभावना, अब अ से अव्ययी भाव समास बन जाएगा, ब से बहुव्रीहि, लास्ट में हम चले जाएंगे, लेकिन एक या करने का तरीका बता रहा हूँ केवल। अब त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय। इस द का अर्थ आप जानते रहिए कि एक द्वि बनेगा, यानी द्विगु द्वंद्व। अभी इसमें द्वंद्व लेते हैं, इसमें द्व समझ लीजिए, द का द्व है, और इसमें समझ लीजिए द्वि है, यानी अव्ययी बहुव्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय। इस द का अर्थ हम द्वंद्व ले लेते हैं, और चाहे इसी का द्वि ले लीजिए आप, इसको द्वि इसको द्व कर दीजिए, यानी द्वंद्व। तो इस तरह से ही याद हो जाएगा आपको, बहुत सरल है। अब हम चलते हैं एक एक लेकर के प्रकार के बारे में। तो पहला लेते हैं, पहला क्या है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का क्या मतलब है? अव्ययी भाव का अर्थ ही होता है अव्यय हो जाना। अव्ययी भाव का क्या अर्थ है? अव्यय हो जाना। अब अव्यय हो जाना का क्या मतलब है कि इसमें पूरा का पूरा समस्त पद, समास विग्रह जब समास बनता है, संक्षेपीकरण होता है, छोटा पद बनता है, तो पूरा का पूरा पद अव्यय हो जाता है। इसीलिए इस समास का नाम है अव्ययी भाव। और जब अव्यय हो जाता है तो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। अब इसको जानने के लिए आप कुछ अव्यय शब्द हैं उनको जान लीजिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए, अब अव्ययी भाव है तो इसमें हमने बताया था कि पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है। अभी समझाया हमने आपको, पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है और अव्यय होता है। पहला पद प्रधान होता है और यह अव्यय होता है। और जब यह मिल जाता है, जब यह समस्त पद बनाता है, संक्षिप्त पद बनाता है, तो पूरा का पूरा संक्षिप्त पद, समस्त पद अव्यय हो जाता है। ये अव्ययी शब्द कुछ आप रख लीजिए, संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं और कुछ भाषाओं से, तो आप देखेंगे आप उनका प्रयोग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे उप, प्रति, ये उपसर्ग है जो, यथा, नी, भर, हर, बे, बा, ये सब आप प्रयोग करते हैं। अभी हम उदाहरण लेकर के आपको बता रहे हैं, इनको आप रख लीजिए। उप, प्रति, यथा, नी, भर, हर, ब, बा, इस तरह से और भी कई हैं। तो जैसे अब उप लेते हैं, यहाँ एक समस्त पद लिखते हैं और यहाँ समास विग्रह और उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करेंगे कि अब उप अगर लग जाता है कहीं तो आपको याद रहना चाहिए। जैसे उप लगा हुआ है, मान लीजिए है उपगंगम, मान लीजिए उपगंगा है, चलिए हम
थोड़ा सा संस्कृत पर चले गए तो उपगंगा है, उपगंगा उप शब्द लगता है समीपता के लिए। इन अव्ययों का, उपसर्गों का अपना एक अर्थ निकलता है, तो वो आप पढ़ करके समझ लेंगे। तो उपगंगा, अब उपगंगा का क्या अर्थ हुआ? गंगा के समीप, यानी उप जहां लगता है वहां आप जान लीजिए कि समीप शब्द लगेगा, गंगा के समीप। जैसे प्रति है, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक दिन। यथा है, जैसे यथा क्रम, यानी क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार। अब ये सारे शब्द अव्यय बन गए हैं, सारे पद अव्यय बन गए हैं, माने इनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मैं कुछ उदाहरण लेकर समझाऊंगा आपको। अब जैसे नी है, अब नी से क्या बन गया? निडर। अब यहां भी मैं एक कॉलम बना करके बता दे रहा हूं, समस्त पद और समास विग्रह। निडर, अब नी बन गया निडर। अब निडर का क्या मतलब हुआ? डर रहित या डर के बिना। इसी तरह से निर्जल, जैसे निर्जन, निरुपसर्ग भी आप ले सकते हैं। निर्जल, जल रहित या जल के बिना, या जल से रहित। अब जैसे भर है, भर, भर पेट, माने पूरा पेट भर कर। इस तरह से जैसे हर घड़ी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ और उदाहरण बता दूं। हाँ, हम कुछ और उदाहरण आप देख लीजिए। अब जैसे सौर, सौर समझते हैं ना? तो मतलब बिना सौर के। जैसे बा है, बा सौर या बा कलम, माने कलम के साथ। यह बा सौर कर दे तो सौर के साथ। यह इसी तरह से जैसे हर है, हर घड़ी या हर घर। चलिए हर घड़ी लिख देता हूं। हर घड़ी माने आप समझते हैं ना, प्रत्येक घड़ी। ये सब शब्द आते हैं। इस तरह से ये अव्यय बनते हैं। आप इनको जब पढ़िए, अगर आपको कहीं भ्रम हो तो यही समझिए कि जिनमें हम विकार न उत्पन्न कर सकें, जो अन्य चीजों से प्रभावित न हो। जैसे अब यह समझिए कि बा कलम, अब कलम में बा जुड़ा हुआ है, यहाँ ये उपसर्ग है, ये हिंदी उपसर्ग नहीं है और संस्कृत उपसर्ग है, लेकिन हिंदी में अब शामिल किया जाता है। ये सब शब्द उपयोग में लाए जाते हैं, तो ये सब अव्यय बन जाते हैं। अब कुछ द्विरुक्ति शब्द होते हैं, वे द्विरुक्ति शब्द भी अव्ययी भाव में आते हैं। द्विरुक्ति शब्द का मतलब, अब देखिए इनका आपको समास विग्रह करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना जानना है कि द्विरुक्त शब्द जो होते हैं, और ये पूरा, अब इतने को पूरा आप नहीं समझ लेंगे। जैसे और भी उदाहरण है, यहाँ मैं ले रहा हूँ, जैसे समक्ष। अब यहाँ एक सम उपसर्ग मिल गया है। समधन माने अक्ष, माने आंख होता है, सम अक्ष, इसका मतलब हुआ समधन अक्ष, माने अक्ष के सामने।
अक्ष के सामने, जिसको आप कहते हैं आंख के सामने। अब अगला यह समझना है आपको कि जो द्विरुक्त शब्द होते हैं, माने दो बार प्रयोग किया जाता है, वो भी अव्ययी स्वभाव भाव समास होते हैं। जैसे पल पल, बार बार, दिनों दिन, रातों रात, हाथापाई, ये शब्द भी अव्यय बन जाते हैं। ये भी अव्ययी शब्द बन जाते हैं, अव्यय शब्द बन जाते हैं। इसलिए इसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। अब कुछ आप अपना इसको समझ लीजिए, फिर किताबों से अभ्यास कर लीजिए। अब सारे उदाहरणों को इस तरह से बताना संभव नहीं हो पाता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शेष भाग अगले वीडियो में बताया जाएगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा।